Don't forget to like, share and subscribe my channel. वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इसे हम लोग कवर अप करेंगे एनसीईआरटी से। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर का डेफिनेशन होता है, मैटर रेफर्स टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मास है, यानी जिसका अपना वेट है, वजन है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एनवायरनमेंट में, उसे मैटर कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ भी XYZ आप इस एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, वो सॉलिड आपको कैसे दिख रहा है? क्योंकि वो मैटर से कंपोज्ड है। बहुत सारे मैटर्स जो हैं आपस में मिल करके एटम्स, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और देन एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, या पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से। तो चलिए इसे इन डिटेल पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। इसमें बोला है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ दिखते हैं, जैसे बिल्डिंग है, पेन है, कॉपी है, ऑब्जेक्ट है, फिर पेड़ है, पौधे हैं। तो मतलब अब लिविंग लो या नॉन लिविंग लो, देयर आर वेराइटी ऑफ स्टफ्स, ठीक है, वेराइटी ऑफ चीज़ें होती है, और सबकी अपनी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज़ होती है, और अलग अलग टेक्सचर होती है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, और इसे साइंटिस्ट ने मैटर नेम दिया है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter। तो वेदर कुछ भी हो, चाहे आप वो खाने का पार्टिकल हो, पानी पी रहे हो, हवा ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, या वो कुछ भी हो, एक स्टोन है, एक पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, चाहे कुछ भी चीज़ है XYZ, वो सब किससे कंपोज्ड है? मैटर से बना हुआ है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass। सभी चीज़ों के पास अपना एक मास होता है पर्टिकुलर, और उस ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो एक सरफेस एरिया वो कवर करेगा, एक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। जैसे आपने एक चेयर रखा तो वो चेयर एक पर्टिकुलर एरिया कवर अप कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, और उसका एक अपना पर्टिकुलर वेट है, मास है, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैटर। तो मैटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी ऐसा चीज़ जिसका अपना एक मास है और वो सराउंडिंग में एक वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर स्पेस कवर कर रहा है, तो उसे मैटर कहा जाएगा। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements। पहले के जो फिलोसोफर्स थे, क्योंकि उस समय क्या था, अभी साइंटिस्ट सब जुड़े हुए थे ये जानने के लिए कि ये यूनिवर्स कैसे बना, और ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये किस तरह से बना, ठीक है, तो ये क्या चीज़ से कंपोज्ड है। तो पहले जो फिलोसोफर्स थे उनका कहना था जो मैटर है उसमें 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है ये 5 तत्व से बनकर हुआ है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है, कंपोज्ड है। पहला तत्व है एयर, सेकंड अर्थ, थर्ड है फायर, फोर्थ वन है स्काई एंड फिफ्थ वन इज वाटर। तो इन सब चीज़ों से बना हुआ है। So according to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। उनके हिसाब से चाहे कोई भी चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये पांचों तत्व यानी ये 5 थिंग्स से कंपोज्ड होकर वो लिविंग या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बना हुआ है। Was made up of these 5 basic elements। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। और इसी तरीके से philosophers का भी यही कहना था। Modern day scientists have evolved
two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बस और बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे उनके एप्लीकेशंस। सो इससे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें समझा रही हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल कंटिन्यूटी को मेंटेन करें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करके देखिएगा, एक भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप एकदम ज़ीरो लेवल से इसे पढ़िए, ज़ीरो लेवल से आप इसको सुनिए और एक एक चीज़ को अच्छे से सुनते जाइए। और फिर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल का मतलब क्या होता है? दो तरह का नेचर होता है, एक फिजिकल नेचर होता है, दूसरा केमिकल नेचर होता है। तो फिजिकल नेचर जो भी आपको फिजिकली आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी आप उसको अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, वो उसका फिजिकल नेचर होगा। और केमिकल नेचर क्या होता है? जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो इनसाइड हो रहा है वो केमिकल नेचर होगा। तो जैसे हम लोग अपनी ही बात कर ले तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बारे में आप जो भी उसके मतलब आप ऊपर से जो भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ देख पा रहे हैं वो उसका फिजिकल नेचर हुआ। और बॉडी के अंदर कितने सारे केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म चलते, ये हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, तो ये क्या हुआ? केमिकल नेचर हुआ। तो फिजिकल नेचर जो आप देख पा रहे हैं, केमिकल नेचर जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो बॉडी के अंदर चल रहा है, इसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर इज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. तो यहाँ पे क्या है, बहुत दिन से डिबेट चल रहा था कि मैटर का नेचर कैसा होगा, मतलब क्या वो कंटिन्यूस होगा या फिर वो पार्टिकल्स टाइप का होगा। कंटिन्यूस जैसे कि आपने एक वुड का ब्लॉक देखा है, ठीक है, लकड़ी का जो पीस होता है, तो वो क्या होता है, पूरा उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लकड़ी पूरा होता है उसमें कंटिन्यूस होता है। ऐसा तो नहीं होता थोड़ा सा लकड़ी होता है फिर छोड़ के थोड़ा सा लकड़ी होता है। जो एक वुड का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, पूरा लकड़ी से बना हुआ होता है। तो उसी तरीके से क्या जो मैटर है वो एकदम कंटिन्यूस है, या फिर सैंड, जैसे सैंड का, रेत का पहाड़ आपने देखा है, तो उसमें रेत क्या है, छोटा छोटा सा क्या है, ग्रेन लाइक पार्टिकल्स है, ठीक है। तो या फिर वो पार्टिकल्स मिल करके बना रहे, तो पार्टिकल्स क्या एक दूसरे में सेपरेट है, ठीक है। और जो चीज़ कंटिन्यूस है, जैसे वुड का ब्लॉक है वो कंटिन्यूस है, और जो सैंड के पार्टिकल्स है वो डिसकंटिन्यूस है। उन दोनों 2 या 3 सैंड पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वेदर्स जो मैटर का नेचर है, अब हम लोग अब तक बात कर लिए मैटर क्या होता है, अब हम लोग ये भी देख लिए कि इस चैप्टर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम लोग को देखना है। अब जो नेक्स्ट बात आ रही है कि मैटर किस तरह से बना हुआ है, क्या वो कंटिन्यूस है या सो अगर मैटर कंटिन्यूस है, पूरा कंटिन्यूस है, तो जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड हो गया तो उसे कंटिन्यूस नेचर कहेंगे। अगर वो सैंड की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं तो उसे पर्टिकुलेट नेचर कहा जाएगा, ठीक है। तो अब डिबेट चल रहा था कि नेचर ऑफ मैटर क्या है, वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट, क्या उसमें स्पेस है या फिर वो एकदम कंटिन्यूस है। तो कुछ एक्टिविटीज़ है जिसे परफॉर्म करके हम लोग देख पाएंगे कि क्या है इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी से देख लेते हैं। 1.1 एक्टिविटी, टेक 100 ml बीकर। आप 100 ml का एक बीकर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है, यहाँ पे एक 100 ml का बीकर ले रखा है। नेक्स्ट बोला गया है फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसे आधा बीकर को वाटर से फिल कर लीजिए, मतलब एक बीकर लीजिए 100 ml का, उसमें आप आधा मतलब 50 ml तक पानी उसमें भर दीजिए, ठीक है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, मतलब एक ग्लास रॉड के हेल्प से आप थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर को उसमें डिज़ोल्व करिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आपको वाटर लेवल में कोई भी चेंज
नज़र आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर? सॉल्ट कहाँ डिसअपियर हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? तो वाटर का जो लेवल है वो क्या बदला या उतना का उतना ही रहा? तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये पता लगाएंगे कि व्हाट इज़ मैटर कंपोज्ड ऑफ, मतलब मैटर जो है उसका नेचर क्या है। सो इस एक्टिविटी से हम लोग ये पता लगाएंगे जो मैटर है क्या उसका नेचर पर्टिकुलेट है, पार्टिकल्स का बना हुआ है या फिर कंटिन्यूस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए स्टूडेंट, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज़ हम लोग एक बीकर लिए, इसमें हम लोग हाफ फिल्ड वाटर डालें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ग्लास रॉड पे हम लोग नमक लिए और इसमें हम लोग डिज़ोल्व कर दिए, ठीक है, इसे डिज़ोल्व कर दिए। तो ये जो नमक है ये पूरे वाटर में, जब हम लोग नमक या चीनी का घोल बनाते हैं तो वो क्या होता है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। फिर वो अलग से नमक के पार्टिकल्स हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे ये पता चलता है, और अगर ये वाटर जो है, वाटर भी तो मैटर ही हुआ एक तरह से, अगर वाटर में स्पेस है तभी तो नमक उसमें जाके डिज़ोल्व हो रहा है। सपोज़ अगर वाटर जो है एकदम इस तरह से कंटिन्यूस होता, एकदम कंटिन्यूस होता, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल्स कैसे जाके, सपोज़ अगर स्टूडेंट्स ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये एकदम कंटिन्यूस होता, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स कैसे जाके उसमें डिज़ोल्व होते हैं। इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा तो स्पेस होगा जिसमें जाके सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बीच में कुछ स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस है जहाँ जाकर सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता तो वो सॉल्ट जाके डिज़ोल्व नहीं हो पाता। इसका मतलब जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। इससे ये पता चलता है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस नेचर का नहीं होता है बल्कि पर्टिकुलेट नेचर का होता है, पार्टिकल टाइप नेचर का होता है। तो और ये वाटर में सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है जो मैटर का नेचर है वो पर्टिकुलेट टाइप का होता है, पार्टिकल टाइप का होता है। तो इस एक्टिविटी से ये चीज़ प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने देखा जो मैटर है वो कंटिन्यूस नेचर का है या फिर पर्टिकुलेट नेचर का है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए और इस कंक्लूजन पे आए कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट नेचर का है, वो पार्टिकल लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है। मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह होता है और कॉन्टिन्यूस नेचर का नहीं होता है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो पता चल गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये बात करना है कि जो वो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे साइज़ के हैं, उसके साइज़ के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है 1.2 जिसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे निकलेंगे कि कितना छोटा या कितना बड़ा साइज़ पार्टिकल्स का होता है, ठीक है। तो आपको इसमें करना ये है, टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 कहा जाता है, पोटाशियम परमैंगनेट का 2 to 3 क्रिस्टल लेना है जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। और इसको आपको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला गया है टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो हम लोग अभी तक किस चीज़ का सॉल्यूशन बनाए थे, 100 ml वाटर में 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 को डाले थे, ठीक है, जो कि डार्क पिंक कलर का बना था। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको 100 ml क्लियर वाटर लेना है, ठीक है। और इसमें आपको पहले स्टेप में आपने क्या किया था, 100 ml क्लियर वाटर लिया था, उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट डाला था, जिसका जो सॉल्यूशन है वो डार्क पिंक कलर का बना था, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 100 ml सॉल्यूशन से आपको 10 ml निकाल लेना है और 90 ml फ्रेश वाटर में इसको डाल देना है। मतलब 90 ml आप फ्रेश वाटर ले लीजिए, 90 ml, इसमें से इस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल के इसमें डाल दीजिए। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो अगेन पिंक कलर का ही होगा, लेकिन जो पहले वाले सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन ये वाला लेस पिंक होगा, ठीक है। फिर आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, अगेन इससे
आप 10 ml निकाल लीजिए सॉल्यूशन और अगेन फ्रेश 90 ml में आप इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। तो अगेन आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का ही होगा, लेकिन जो प्रीवियस वाले से है वो थोड़ा लाइटेस्ट पिंक होगा। फिर अगेन इस तरह से आपको क्या करना है, यही स्टेप को 5 to 8 टाइम्स परफॉर्म करना है। चलिए स्टूडेंट, इसे एक बार हम लोग इन डिटेल समझते हैं। इसमें बोला क्या गया है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक 100 ml वाटर लेना है बीकर में, और इसमें आपको 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको KMNO4 लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये आपको इसमें डालना है। ठीक है, ये पिंक कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, 100 ml में आपको डालना है, तो इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 2-3 क्रिस्टल ऑफ KMNO4 बहुत ज़्यादा होता है पूरे सॉल्यूशन को पिंक करने के लिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 4 बीकर और ले लीजिए, लाइक 1 2 3 एंड 4। इन चारों में आप 90 ml वाटर डाल दीजिए, 90 ml, 90 ml, अगेन 90 ml। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें जो सॉल्यूशन बना 100 ml वाटर में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन बना, इसको आपको, ये सॉल्यूशन आपको 10 ml लेना है और इस 90 ml में डाल देना है। ठीक है, तो आपका ये जो सॉल्यूशन बना 100 ml वाटर में जो 2-3 क्रिस्टल ऑफ KMNO4 आपने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, इसका जो सॉल्यूशन पिंक कलर का हुआ, इसमें से आपको 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और 90 ml वाटर में डाल देना है, और इसका एक अलग सॉल्यूशन बन जाएगा जो इस पिंक कलर से थोड़ा सा लाइट पिंक होगा, इससे लाइट पिंक होगा। ठीक है, अगेन इस सॉल्यूशन में से आपको फिर से 10 ml लेना है और इस 90 ml वाटर में इसे डाल देना है। फिर अगेन एक सॉल्यूशन तैयार होगा जो कि इससे भी लाइट होगा। फिर अगेन यही काम करना है, इसमें से आपको फिर 10 ml लेना है और इस 90 ml में डालकर एक सॉल्यूशन बना लेना है। ये जो सॉल्यूशन होगा वो इससे भी लाइट होगा, लाइट पिंक कलर का होगा। और फिर अगेन आपको ये 10 ml लेना है और इस 90 ml में डाल देना, एक सॉल्यूशन तैयार करना है जो कि सबसे लाइटेस्ट होगा, जो कि सबसे लाइट पिंक कलर का होगा। ठीक है, इस तरीके से आप 5 to 8 टाइम्स इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। तो ये पता चलेगा कि जो पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे वो डार्क पिंक कलर का था, और जब इसको 5 to 8 टाइम्स रिपीट किए तो वो जो सॉल्यूशन बना वो लाइट पिंक कलर का बना। तो इससे ये पता चलता है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट था वो धीरे धीरे वाटर में जैसे ही हम लोग और ज़्यादा डिज़ोल्व करते गए तो उसका कलर है वो फेड आउट होने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे कंक्लूजन ये निकलता है जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, और वो जितनी बार उसको फिर आप न्यू सैंपल में लीजिएगा वो अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं। तो ये इसमें जो पार्टिकल्स थे KMNO4 के वो अपने आप को डिवाइड करे तो और ज़्यादा लाइट पिंक हो गए, और डिवाइड किए तो ये क्या है, मतलब जैसे है पार्टिकल्स KMNO4 के क्या है सब्सिक्वेंटली डिवाइड करते गए और उसका साइज़ जो है वो ब्रेक डाउन होने लगा, और इसलिए उसके कलर भी जो है वो फेड आउट होने लगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो मैटर जो होता है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है, एक्सपेरिमेंट 1 से पता चला, और एक्सपेरिमेंट 2 से ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। जैसे हम लोग अब बात कर रहे थे कि मैटर का साइज़ क्या होता है, तो मैटर का साइज़ बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, जो कि अपने आप को बार बार सब्सिक्वेंटली डिवाइड करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका कंक्लूजन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पे भी लिखा है फिगर 1.2, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। वो दिख तो रहा है लेकिन हर डाइल्यूशन के बाद जो कलर है वो क्या हो रहा था, एकदम लाइट हो रहा था, जिससे ये पता चल रहा है कि हर डाइल्यूशन के बाद जो पार्टिकल्स है वो आपस में डिवाइड कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। मतलब
कुछ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट काफ़ी है 1000 up to 1000 लीटर ऑफ वाटर को कलर करने के लिए. सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो कि हर डिसोल्यूशन में जब भी हम लोग उसको अगेन नेक्स्ट सॉल्यूशन में डालें, अगेन नेक्स्ट सॉल्यूशन में डालें, तो वो अपने आप को कॉन्सिक्वेंटली डिवाइड कर रहे थे, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे. सो अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. और एक स्टेज आता है जब वो फर्दर अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका लास्ट डिसोल्यूशन होता है. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. अगर अब पोटेशियम पर मैग्नेट आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप ये सेम एक्टिविटी 2 ml ऑफ डिटॉल के साथ भी कर सकते थे. जो फर्स्ट आपको डिटॉल का जो कलर या स्मेल मिलता और जो लास्ट मिलता उसमें आप वेरिएशन देख सकते थे. सो द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है जो मैटर का पार्टिकल्स वो इतना स्मॉल होता है कि हम लोग उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ 1.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे. पहला फीचर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस होता है. ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे. सो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हम लोग देखें कि वो वाटर में एकदम आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं. Similarly when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. तो उसी तरीके से जब भी हम लोग नींबू पानी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि दो चीज़ को जब हम लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं तो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें वो दोनों जा कर के एक दूसरे को मिक्स कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं पार्टिकल्स और वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. तो वैसे ही जब दो चीज़ का हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी के बीच में चीनी के क्रिस्टल्स के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के बीच में जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, इसमें ये दोनों आपस में जा कर के एडजस्ट कर जाते हैं. मतलब वाटर के स्पेस में जा कर के चीनी के क्रिस्टल्स एडजस्ट कर जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि चीनी के क्रिस्टल्स के बीच में जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट कर जाते हैं. तो इस तरीके से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें स्पेस प्रेजेंट होता है. तो स्टूडेंट्स, मैटर का पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग ने देख लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. अब दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो भी मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो लगातार मूविंग पोजीशन में रहते हैं. मतलब वो स्टेबल नहीं रहते हैं, वो रुके हुए नहीं रहते, वो स्टेटिक नहीं रहते, वो कीप ऑन मूविंग पोजीशन में रहते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसे 1.3 इसे पढ़ लेते हैं, तब हम लोग को इस फीचर के बारे में मोर डिटेल में समझ में आएगा. सो आपको इसमें क्या करना है, पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? मतलब आप एक अगरबत्ती जला लीजिए और एक कोने में, अपने क्लास के कोई एक कोने में आप उसको लगा दीजिए. तो आपको उसके स्मेल को इनहेल करने के लिए, आपके उसको स्मेल को सूंघने के लिए कितने डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा? क्या आपने जहाँ पे अगरबत्ती जलाया आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत है उसकी स्मेल को सूंघने के लिए, या आप जहाँ पर भी कहीं पर भी उस रूम में बैठे रहेंगे आपको वो स्मेल आती रहेगी? ठीक है. सो नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. व्हाट हैपन्स? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? तो अगर आप जब उसे जला दीजिएगा और आप उस अगरबत्ती से एक डिस्टेंस पे बैठे हैं लेकिन वही सेम क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको स्मेल
आएगा या नहीं आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्मेल आएगा। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि आपको अगरबत्ती आपने जलाई तो आपको उसके पास जा करके उसे इनहेल। सो धूप बत्ती में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है और आप कहीं पर भी कोई भी कोने पर रहेंगे आपको उसका स्मेल आएगा, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में रहते हैं, स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहते, वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही धूप बत्ती हम लोग जलाए तो उसके जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली उस रूम में मूव करने लगे और धीरे धीरे पूरे रूम में वो स्प्रेड हो गए, जिसके कारण वो पार्टिकल्स में से जो स्मेल निकल रहा था वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गया, ठीक है। सो एक और, तो चलिए एक और नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.4, जिससे अगेन ये प्रूव होगा कि जो मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। 2 बीकर्स आपको लेना है जो कि पानी से भरे होने चाहिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। मतलब आपको बीकर के कोने से एक ड्रॉप मतलब ब्लू या फिर रेड इंक डालिए पानी में और उसी तरीके से दूसरे बीकर में, जैसे ए और बी 2 बीकर ले लीजिए। जो ए बीकर है उसमें आप 1 ड्रॉप इंक का डालिए और जो बी बीकर है उसमें 1 ड्रॉप आप हनी का डालिए, ठीक है। एक कोने से डालिएगा, मतलब डायरेक्ट बीच में मत डालिएगा, वाटर के एक कोने से डालिएगा। तो धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर इन द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। उसको मतलब उसी पोजीशन में 1 ड्रॉप डाल करके उसे छोड़ दीजिए और उस सैंपल को डिस्टर्ब मत करिए, उसको वैसे ही लीव कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसे रिकॉर्ड करिए। व्हाट यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। अब जैसे ही इंक का ड्रॉप उसमें ऐड कर रहे हैं वाटर में तो आपको क्या देखने को मिलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमिडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। उसी तरीके से जैसे इंक डाले वैसे ही जब हनी आप डालते तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इस तरीके से 2 बीकर ले लेना है, ठीक है। एक को ए मान लो और दूसरे को बी मान लो, ठीक है। और इन दोनों बीकर में आपको वाटर ऐड करना है और पहले ए वाले में आपको इंक डालना है, ठीक है, और दूसरे वाले में आपको हनी डालना है। सो आपको करना क्या है, जिसमें आपने इंक डाला है इस वाले यहाँ से आपको 1 ड्रॉप इंक डालना है, सिमिलरली यहाँ से आपको हनी डालना है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे ये देखिएगा जो आपने इंक डाला वाटर में वो धीरे धीरे पूरे वाटर में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। आपने एक कॉर्नर से डाला, मतलब आपने इसी साइड से इंक को डाला, लेकिन वो इंक धीरे धीरे सारे कॉर्नर्स में स्प्रेड कर जाएगा। सिमिलरली आप हनी एक साइड से डाल रहे हो लेकिन वो पूरे वाटर में ऐसे धीरे धीरे सारे कॉर्नर्स में स्प्रेड कर जाएगा। सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है जो मैटर है वो मतलब कि कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में रहता है। आपने तो एक ही कॉर्नर से उसे डाला लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे वाटर में वो डिज़ोल्व हो रहा है, पूरे वाटर में वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली उसकी जो पार्टिकल्स है वो सभी जगह जो है वो मूव कर रहे हैं। एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है जो मैटर है वो मैटर में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग नेचर के होते हैं। एंड अगेन एक एक्टिविटी है 1.5, इसे परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। मतलब अब 2 ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए, दूसरे में ठंडा पानी ले लीजिए और इसमें करना क्या, आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का होता है, जो कि हम लोग अबव एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किए पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, तो जो पिंक कलर का होता है। इन दोनों में से आप कोई भी एक सॉल्यूशन कोई भी आप ले लीजिए, चाहे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट ले लीजिए और एक ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए और दूसरे ग्लास में ठंडा पानी ले लीजिए, ठीक है। सो डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में थोड़े से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं और ठंडे पानी में भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने हैं। आपको उसके बाद उसे कोई भी चम्मच या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसे स्टिर नहीं करना है, उसे घुमाना नहीं, उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि वो जो भी क्रिस्टल्स है वो वाटर के नीचे बॉटम में जाके सेटल हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास।
तो अब क्रिस्टल्स के ऊपर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? वॉट हैपन्स एज टाइम पासिस? वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? वाई एंड हाउ? ठीक है, सो आपको इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या करना है, एक गर्म पानी लेना है और एक ठंडा पानी का ग्लास लेना है। ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, सपोज़ कि MnO4 आपने गर्म पानी में डाला और अगेन इसको भी आपने ठंडे पानी में डाला, तो ठंडे पानी में जो डिज़ोल्यूशन है वो लेस रेट से होगा, ठंडे पानी में वो डिज़ोल्व लेस रेट से होगा और गर्म पानी में हाई रेट से होगा। तो अगेन इससे ये प्रूव होता है जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और जैसे ही उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि गर्म पानी में कोई भी चीज़ जल्दी डिज़ोल्व होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा और इसके कारण जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जल्दी मूव करेगा और जो KMnO4 है वो हॉट वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा और कोल्ड वाटर में धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। सपोज़ ये इसी की बात नहीं कर रहे, KMnO4 और कॉपर सल्फेट की बात नहीं कर रहे। सपोज़ आपने घर में पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डालिए। जो ठंडे पानी में आप जो चीनी डालते हैं या शरबत वगैरह बनाते हैं तो आप देखें कि उसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना पड़ता है, तब जाके वो डिज़ोल्व होता है, और वैसे ही आप चीनी को डालकर छोड़ दीजिए तो वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन वही आप गर्म पानी में चाशनी बनाते हैं तो जो चीनी डालते हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। तो ठंडा और गर्म दो पानी ले लीजिए और सैंपल ले लीजिए और उसमें चीनी डालिए, तो देखिएगा आप जो गर्म पानी है उसमें चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा बजाय ठंडे पानी के। तो इससे भी ये पता चलता है जो पार्टिकल्स है वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लेकिन गर्म पानी में जो पार्टिकल्स है वो जल्दी डिज़ोल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। और इसके पीछे रीज़न यही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वो जल्दी वो उसको रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और जिसके कारण वो क्या होता है, जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। सो इस एक्टिविटी से अगेन ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट मैटर के अंदर वो कंटिन्यूसली मूविंग नेचर के होते हैं। चलिए इसे NCERT से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। So we can say that with increase in temperature, kinetic energy of the particles also increases. तो इसमें जो गौर करने वाली बात है, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो ये सेम चीज़ जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो भी घटेगा, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज। सो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। अभी जो भी हम लोग 3 एक्टिविटी परफॉर्म किए तो इसमें हम लोग देखें जो पार्टिकल्स है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये तभी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी दो चीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप वाटर के साथ शुगर पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ शुगर पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर पार्टिकल को सपोज़ A मान लीजिए और शुगर पार्टिकल को B मान लीजिए, तो ये सैम्पल हो जाएगा। सपोज़ ये A है और ये B है, फिर अगेन ये A है और ये B है, ये A है और ये A है, ठीक है। तो ये वाटर पार्टिकल्स, A वाले जो है वो वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और B वाला जो है वो शुगर का पार्टिकल है। तो ये दोनों वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें आकर के ये जो B पार्टिकल है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसके बीच में आके तीसरा पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, तो 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इससे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और यहीं पे आकर के तीसरा पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है जो मैटर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है वो
उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में आके तीसरा पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट करता है। सो इसमें लिखा हुआ है दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसमें जा करके वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ये खुद ब खुद होता है। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली बात है कि जैसे कोई चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ता है। जो डिफ्यूजन है, पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेस के बीच में अपने आप को जो एडजस्ट कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी भी बढ़ता है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और वैसे ही टेम्परेचर को घटाएंगे। तो स्टूडेंट, इससे एक चीज़ और पता चलता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। और इसका वाइस वर्सा होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस भी डिक्रीज़ होता है और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मैटर के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर देख रहे थे। जो पहला फ़ीचर था वो था कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनमें स्पेस होता है, वो हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू अच्छे से डिस्कस कर लिए। देन सेकंड फीचर और सेकंड प्रॉपर्टी था कि मैटर के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में होते हैं, जिसे हम लोग अगेन 3 एक्टिविटीज़ से उसे डिस्कस कर लिए प्रॉपर्ली। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे को, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट फीचर है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। मतलब आप ग्रुप्स बना लीजिए और फ्रेंड्स के साथ। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। जैसे असमीज़ लोग का बिहू डांस होता है, उसमें एक दूसरे के हाथ को वो लोग ले करके पीछे लॉक कर लेते हैं, एक दूसरे के हैंड्स में इंटरलॉक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से आपको एक दूसरे के हैंड्स को लॉक कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। उसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगेन एक ह्यूमन चेन टाइप से इस तरीके से हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना लेगा। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। और थर्ड ग्रुप है जो कि एक दूसरे का बस फिंगर पकड़ के ग्रुप बनाएगा। ठीक है, एक दूसरे के फिंगर्स को बस टच करना है, हैंड को पूरा का पूरा नहीं पकड़ना है, बस फिंगर्स से टच करना है एक दूसरे को। और जो फोर्थ ग्रुप है should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible। और ये जो 3 ह्यूमन चेन बने, एक जो डांस वाला, बिहू डांस वाला, नेक्स्ट ये क्रिस क्रॉस वाला एंड थर्ड ये फिंगर टिप्स वाला। तो फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, तीनों के इर्द गिर्द घूमना है और तीनों को ब्रेक करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक वाई, और कौन सा ग्रुप आपको इन सब में से ईजी लगा जिसे आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा, इसका जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि मैटर के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसको उतना ही मुश्किल होगा तोड़ना, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा वीक होगा उसको उतना आसान होगा तोड़ना। तो लाइक किसी ने अपने हैंड्स को एकदम, जैसे बिहू डांस में क्या था कि उन्होंने बस ना सिर्फ अपने हैंड्स को क्रिस क्रॉस किए थे बल्कि एक दूसरे अपने हैंड्स से एक दूसरे के बॉडी को भी पकड़े हुए थे। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ना। और जिन्होंने क्रिस क्रॉस किया था इसमें भी फोर्स लगाना मुश्किल होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, इसमें लेस मुश्किल होगा, इससे कम होगा। और जो लास्ट ग्रुप था जिसने बस अपने फिंगर से टच किए थे वो सबसे आसान होगा तोड़ना। तो सबसे आसान होगा फिंगर्स वाले को तोड़ना, फिर देन होगा जिन्होंने हैंड्स को क्रिस क्रॉस किया था, और थर्ड होगा बिहू डांस वाले को। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने बस फिंगर से टच किया था तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस था, और जिन्होंने अपने हैंड्स को पकड़े थे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, और सबसे ज़्यादा था जिन्होंने आर्म्स को पकड़े थे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको तोड़ने में। तो
और जितना ही लेस यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आसानी से वो टूट जाएगा। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड होता है जो मैटर के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो जो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7, इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक लोहे की कील लेनी है आपको। ठीक है, एक लोहे की आपको कील लेनी है और एक आपको चॉक का टुकड़ा लेना है और तीसरा आपको एक रबर का बैंड लेना है। ठीक है, तो ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इसको किसी भी तरीके से, चाहे आप इससे हैमर करिए, इसे लोहे से मतलब हथौड़े से पीट के मारिए, या फिर इसको कट करिए, या फिर स्ट्रेच करिए, खींचिए, किसी भी तरीके से कोई भी फोर्स आजमा कर इसको आपको तोड़ना है। ठीक है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेट फोर्स। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपको 3 चीज़ लेनी है, ए, बी और सी। पहला लेना आयरन का नेल, दूसरा लेना है चॉक का टुकड़ा और तीसरा लेना आपको एक रबर बैंड। इनमें से कौन सा है जो कि जल्दी और ईजिली टूट सकता है और कौन सा है जिसको बहुत कोशिश करने के बाद टूटेगा। तो कौन सा इन तीनों में से ईजिली टूट सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप चॉक को तोड़िएगा तो वो ईजिली टूट जाएगा, लेकिन रबर बैंड को आप तोड़िएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ने में, लेकिन लोहे की कील को तोड़िएगा तो वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल, वो तो टूटेगी ही नहीं। तो जो चॉक में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो चॉक के अंदर मैटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये जल्दी टूट जाता है। फिर रबर बैंड में चॉक से थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोहे की कील में प्रेजेंट है, जिसके कारण तो अगेन स्टूडेंट्स बात वही है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कोई भी चीज़ को तोड़ना मुश्किल होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस होगा तो कोई भी चीज़ को ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8, इसमें बोला है कि ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो आप जैसे ही कोई टैप को ओपन करते हैं, इसमें से पानी ऐसे से गिरेगा, इसको आपको अपने फिंगर से इसको कट करना है। तो क्या आप अपने फिंगर को ऐसे रखिएगा, वाटर जो निकल रहा है टैप से, तो वो पानी क्या नीचे नहीं बहेगा आपके फिंगर से, क्या वो रुक जाएगा? नहीं ना, वो तो बहता ही जाएगा, वो तो नीचे गिर ही जाएगा। ठीक है। तो वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, सो वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो आप आखिर क्या है कि उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को जो गिर रहा था नल से, उसको आप नहीं रोक पाए। ठीक है। इसे इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स इसको इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि जो टैप से वाटर गिर रहा था, उस वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो ग्रेटेस्ट था, इसलिए नहीं रोक पाए उसको। तो अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल है उसमें फोर्स लगता है, अलग अलग डिग्री के फोर्स लगते हैं, और यही फोर्स है जो उस पार्टिकल को एक दूसरे से मिला करके रखने में हेल्प करता है। ये बात अलग है कि जो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे चॉक में भी फोर्स था लेकिन वीक था एज कंपेयर टू वो जो नेल था, आयरन नेल था, उसमें ज़्यादा था फोर्स, और चॉक में वीक था। लेकिन फोर्स तो चॉक में भी लगा था और फोर्स आयरन नेल में भी है। आयरन नेल के पार्टिकल्स में भी फोर्स प्रेजेंट है और जो चॉक के पार्टिकल्स है उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, लेकिन बस डिग्री ऑफ फोर्स में डिफरेंस है, वेरिएशन डिग्री ऑफ फोर्स में। जो चॉक में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, जिस कारण से चॉक ईजिली टूट गया, और जो आयरन का नेल है उसमें ज़्यादा है, जिसके कारण से वो ईजिली नहीं टूट सकता। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अदर। तो इससे ये पता चलता है जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जो भी इंटेक्स क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आप जा करके इन सबको डिस्कस कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट जो है टॉपिक है 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको आप
मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।